नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी। सुजस ऑनलाइन क्लासेस पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आज हम राजस्थान हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कछवाहा राजवंश जो आमेर से संबंधित रहा था उसका अध्ययन करने वाले हैं। कछवाहा राजवंश राजस्थान में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है और इसने आमेर राज्य को उन्नतियों तक पहुंचाने के लिए जो भी विदेशी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली पर सत्ताधीन था उनके पास इन्होंने कह सकते हैं प्रस्ताव भेजा, संधियां की और अपने आप को यथावत स्थिति में बनाए रखा। यानी कि संघर्ष जो था उन्होंने कम किया और इनको राजपूतों की दृष्टि से थोड़ा पीछे माना जाता है। उसका कारण यही है कि इन्होंने जो भी दिल्ली पर सत्ताधीश आए उन सत्ताधीशों से लड़ाई ना करके उनके साथ मधुर संबंध बनाना इन्होंने उचित समझा। उसे वैवाहिक संबंधों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से इन्होंने बनाना बेहतर समझा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आमेर के कछवाहा राजवंश में। बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई और किस प्रकार से हुई। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये माना जाता है इस राजवंश के अनुसार कि भगवान राम के दो बेटे थे, आप सभी को पता है। एक बेटे थे लव और दूसरे थे कुश। कुश बड़े थे इसलिए इनको जो है अयोध्या का राज्य मिला और लव जो थे इनको कौशल का राज्य मिला। ये कौशल कौन सा वाला था? छत्तीसगढ़ वाला। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में लव का शासन था और बाकी अयोध्या क्षेत्र पर कुश का शासन था। ये जो कुश था, ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था ये कच्छप वन में हुआ था। कच्छप वन। और ये कच्छप वन कहां पर है? ग्वालियर। क्योंकि माता सीता जो है वो जब राम के द्वारा त्याग दी गई थी तो उसके बाद वो कहां रही थी? ग्वालियर के कच्छप वन में रही थी। और ये क्षेत्र जो है ये आपके हाड़ौती से भी लगता था। ठीक है, सीताबाड़ी में इनका पालन पोषण हुआ जहां पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम हुआ करता था। तो ध्यान से यहां देखें तो ये जो कछवाहा हैं ये कुश के अपने आप को वंशज मानते हैं, इसलिए कुशवाहा या कच्छवाहा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां थोड़ा सा ध्यान दें कि भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, इसलिए कच्छवाहा भी कौन से थे? कौन से हैं? सूर्यवंशी क्षत्रिय। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न कर सकता है कि सूर्यवंशी क्षत्रिय नहीं है, तो सूर्यवंशी क्षत्रियों में कौन कौन से आते हैं? कछवा आते हैं, गोहिल आते हैं, चौहान आते हैं, राठौड़ आते हैं। ठीक है, कौन नहीं आते हैं? तो भाटी नहीं आते हैं। ठीक है, भाटी कौन थे? भाटी जो थे वो चंद्रवंशी थे, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो पहली चीज तो हमने यहां क्लियर की। अब भगवान राम के जो वंशज थे बच्चों, भगवान राम के जो कुछ वंशज थे उन्होंने ग्वालियर क्षेत्र पर भी शासन किया, जिनमें एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था नल। आपने सुना होगा नल राजा का नाम। ठीक है, ये भगवान राम की ही पीढ़ी में हुआ और नल के बेटे थे जिनका नाम था आपके ढोला। ठीक है, नल के बेटे का नाम क्या था? ढोला। नल का बेटा ढोला था और आपको ऐसा माना जाता है कि जो नल थे इन पर एक बड़ी विपदा आई थी और विपदा के दौरान इनका राज्य इनके हाथ से चला गया था। उस समय ये पिंगल के राजा, पिंगल कहां पे पड़ता है? ये बीकानेर और जैसलमेर के बीच में क्षेत्र है। ठीक है, बीकानेर और जैसलमेर के पास। वर्तमान में ये पिंगल किस में आता है? बीकानेर में। तो यहाँ का एक भाटी शासक था, उस भाटी शासक की पुत्री थी जिसका नाम था मरवण या मारवण। उसके साथ ढोला का विवाह हुआ। ढोला की आयु उस समय 3 वर्ष हुआ करती थी और मारवण की आयु उस समय 1.5 वर्ष हुआ करती थी। राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड टीचर की जो परीक्षा हुई थी 2018 वाली, उसमें यह प्रश्न किया गया था कि ढोला की आयु कितनी थी और मारवाड़ की कितनी? तो 3 वर्ष और 1.5 वर्ष हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे। इस ढोला के वंश में ही एक राजा हुए जिसका नाम था आस्करण, और इस आस्करण के एक बेटे थे जिनका नाम था ढोला राय। ढोला राय या धौला राय या दूल्हे राय, ये एक नाम था इनका। और इनका एक नाम और था जिसका नाम है तेजकरण। ठीक है, तो तेजकरण, ढोला राय, धौला राय या दूल्हे राय, इस नाम से एक व्यक्ति हुए, एक राजकुमार हुए जो आस्करण के पुत्र थे। और इस दूल्हे राय या तेजकरण या ढोला राय का जो विवाह हुआ था वो हुआ था सुजान कंवर से। सुजान कंवर। अब बच्चों आप पूछेंगे कि सुजान कंवर कौन थी? तो देखो थोड़ा सा मैं यहां पे आपको नक्शा बता देता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा नक्शे पे मैं आपको इसको समझा देता हूँ अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरह से, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। देखो ये हमारा राजस्थान है, ये वर्तमान में हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान,
यहाँ पे जो आमेर पड़ता है वो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये आमेर, ये जयपुर रियासत है इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पे दौसा आता है, ये यहाँ पे सवाई माधोपुर इस तरह फैला हुआ। यहाँ पे आपके ग्वालियर है, ठीक है। ये नरवर के जंगल थे। अब ये आपके जो रियासत है इसका नाम क्या है, आमेर रियासत। इस तरह से ये आमेर रियासत फैली हुई है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे जो दौसा है, उस दौसा पर जो शासन कर रहे थे, उन शासकों को दो राजवंश शासन कर रहे थे। एक तो बड़गुजर थे, बड़गुजर, और दूसरे थे चौहान। तो आधे दौसा पर जो कब्जा था वो बड़गुजरों का था और आधे दौसा पर कब्जा था चौहानों का, ठीक है। तो चौहानों का एक शासक था जिसका नाम था रालपसी। रालपसी, इस रालपसी की बेटी का नाम था सुजान कंवर। सुजान कंवर। इस रालपसी ने क्या किया, ग्वालियर का जो राजकुमार था, क्या नाम था ग्वालियर के राजकुमार का, बेटा बताइए, दूल्हे राय। दूल्हे राय या तेजकरण, इसके साथ अपनी पुत्री सुजान कंवर का विवाह कर दिया। साथ में इसके कोई पुत्र नहीं था, अतः जो पूरा जो इसके राज्य जितना भी आता था, इसका जो आधा दौसा का राज्य इसके राज्य में शामिल था, आधा दौसा बड़गुजरों के पास था और आधा दौसा किसके पास था, रालपसी। तो रालपसी ने आधा दौसा जो है वो दूल्हे राय को कैश में दे दिया, दहेज में दे दिया। अब दूल्हे राय के सामने चुनौती क्या थी कि बड़गुजरों को यहां से हटा दें, क्योंकि चौहान बड़गुजरों से बहुत परेशान हुआ करते थे उस समय। तो दूल्हे राय यहाँ के भी राजा बन गए। तो दौसा का जो आधा राज्य है वो किसको मिल गया, दूल्हे राय को। ग्वालियर का तो इनके पास था ही, ठीक है, तो राज्य बड़ा हो गया। अब ध्यान दीजिए, दूल्हे राय को यह राज्य मिला 1137 में। 1137 ईस्वी में दूल्हे राय शासक बने थे, ठीक है। दूल्हे राय के सामने सबसे पहली चुनौती थी बड़गुजरों को परास्त करना। तो पहला काम उन्होंने किया, बड़गुजरों को परास्त कर दिया, बड़गुजर पराजित किए। पराजित करने के बाद इन्होंने अपनी एक राजधानी स्थापित की और इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो राजधानी बनाई थी वो बनाया दौसा को, ठीक है। अच्छा सुनो, अब ये जो क्षेत्र है हमारे राजस्थान का, ये वाला क्षेत्र, इसे किस नाम से जाना जाता है, ढूंढाड़, ठीक है। तो ये जो कछवाहा राजवंश की स्थापना हुई है कहां पर हुई, ढूंढाड़ में, इसलिए इन्हें ढूंढाड़ के कछवाहा वंश भी कहा जाता है। क्या और कहा जाता है, ढूंढाड़ का कछवाहा वंश या आमेर का कछवाहा वंश। क्लियर। तो ढूंढाड़ में आमेर में कछवाहा वंश की जो स्थापना की थी, या कछवा वंश की जो स्थापना की थी, वो किसने की थी, दूल्हे राय ने। आमेर में पूछेगा तो वो कोकिल देव जवाब देना, क्योंकि आमेर की जो है कब्जा कौन करता है, कोकिल देव करेगा। देखो अभी मैं बता रहा हूं। तो बड़गुजरों को पराजित किया, फिर उसके बाद दौसा को जीता। उसके बाद इन्होंने मासी पर अधिकार किया, मासी या माची, इस पर आक्रमण किया और आक्रमण करके ये पराजित हो गए थे तेजकरण, और उसके बाद ये बिल्कुल नर्वस होकर के बैठ गए थे। तब एक देवी ने इनको आशीर्वाद दिया था, उस देवी का नाम था जमुवाय माता। जमुवाय माता, उस देवी के आशीर्वाद से पुनः जब आक्रमण किया तेजकरण ने, तो इन्होंने मासी या माची को जीत लिया और इसका नाम बदल करके जमुवाय माता के नाम पर जमुवा रामगढ़ रख दिया। जमुवा और राम जी के नाम पर रामगढ़, तो जमवा रामगढ़ रख दिया। और यहां पर जमुवाय माता का क्या बनवाया, मंदिर बनवाया, और जमुवाय माता को अपनी कुल देवी भी बना लिया। ठीक है बच्चों। इसी दिन से जयपुर के या आमेर के या ढूंढाड़ के कछवा वंश की कुल देवी कौन सी माता हुई, जमुवाय माता, जो जमुवा रामगढ़ जयपुर में है। जमुवा रामगढ़ जयपुर, यहां पे गुलाब हुआ करते थे पहले, इसलिए इसे आमेर का या ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता था। क्या कहते थे इसको, ढूंढाड़ का पुष्कर कहते थे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया होगा। दूल्हे राय ने 1137 में ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की और सबसे पहले बड़गुजरों को पराजित करके पूरा दौसा जीता, दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। उसके बाद मासी या माची को जीता, मासी या माची को जीतकर जो जमवा रामगढ़ क्षेत्र है इसकी स्थापना की, जमवाय माता का मंदिर बनवाया और जमवाय माता को अपनी कुलदेवी किसने बनाया, दूल्हे राय ने। जब ये जमवाय माता के दर्शन करके आ रहा था अपनी रानी के साथ, तो इसका जो है दूल्हे राय की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, मीणाओं के द्वारा। किसके द्वारा हत्या कर दी, मीणाओं ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इस क्षेत्र में जो आमेर क्षेत्र में जो मीणे थे उनको पराजित करके आमेर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन आमेर पे कब्जा तो किया, लेकिन मीणाओं ने इनको मार दिया। ठीक है, तो आमेर पर पुनः मीणाओं का अधिकार हो गया। अब इसका जो बेटा हुआ, इसके मरने के जो है कुछ समय बाद इनका बेटा हुआ जिसका नाम था कोकिल देव। कोकिल देव का जन्म हुआ था 1178 में,
लेकिन आपको पता है कि दूल्हे राय की हत्या कर दी गई, इसलिए जो ढूंढाड़ राज्य था वो इनके हाथ से चला गया। और आमेर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो आमेर का जो हिस्सा था और ढूंढाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा जो था, वो मीणा के पुनः नियंत्रण में आ गया। कुछ एक राज्य इनके पास बचा था। कोकिल देव ने संघर्ष किया और संघर्ष करके जो आलम सिंह मीणा था, आलम मीणा, इसको पराजित करके आमेर पर कब्जा किया 1207 में। कब जीता आमेर को? 1207 में। इसी के साथ जो गीता मीणा था, गीता मीणा, इसको पराजित करके जीता बच्चों गैटोर को। जयपुर में ही है गैटोर, गैटोर को जीता। यहीं पर गैटोर में ही इनकी छत्रियां हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जो आपका पूरा जो शाही वंश का जो कोई भी व्यक्ति जब मरता था तो उसको कहां पे जलाया जाता था? तो वो गैटोर में उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो गीता मीणा से गैटोर जीता। इसी तरह झोटा मीणा से क्या जीता इन्होंने? झोटवाड़ा। किसने जीता बच्चों? ये सब कार्य था कोकिल देव का 1178 में। यानी कि आमेर के जो कछवा वंश की स्थापना की, आमेर के कछवा वंश का जो संस्थापक था, उस व्यक्ति का नाम क्या रहा बच्चों? कोकिल देव। लेकिन अगर ढूंढाड़ के कछवा वंश की संस्थापक आपसे पूछे तो आपको क्या नाम देना है? दूल्हे राय या तेजकर्ण, ठीक है। उसका नाम दूल्हे राय क्यों रखा था? क्योंकि वो दूल्हे जैसा लगता था, काफी सुंदर था। तो देखो यहां कोकिल देव ने अपने जो है आमेर में किसकी स्थापना कर दी है? आपके कछवा वंश की स्थापना कर दी है, ठीक है। अब कोकिल देव के वंशजों में कई वंशज हुए, जिनमें से नरु हुआ, जिससे नरु का शाखा का जन्म हुआ। इसी के साथ एक राजा और हुआ जिसका नाम था शेखा, तो उससे शेखावाटी की जो है शेखावाटी या शेखावत शाखा का जन्म हुआ, ठीक है। शेखा, राव शेखा जो थे, उन राव शेखा, थोड़ा सा यहां राव शेखा के बारे में भी बता देता हूं। राव शेखा, इन्होंने जयपुर राज्य की छत्र छाया में ही एक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, और यह स्वतंत्र राज्य की राजधानी हुआ करती थी अमरसर। अमरसर, और ये अमरसर कहां पड़ता है? वर्तमान में सीकर में पड़ता है। ये इसकी राजधानी हुआ करती थी, और हरियाणा का भी काफी बड़ा हिस्सा राव शेखा के अधीन हुआ करता था। और पूरा शेखावाटी, झुंझुनू, चूरू और आपके सीकर, ये तो था ही। इनकी जो छत्री है वो वर्तमान में परशुरामपुरा एक गांव है, नवलगढ़ झुंझुनू, यहां पर जो है राव शेखा की छत्री बनाई गई है, ठीक है। तो राव शेखा, इनका शासनकाल 15वीं शताब्दी में रहा था। तो 15वीं शताब्दी में ये राजा रहे थे। चलो बच्चों, अब मैं बात करता हूं कि ढूंढाड़ के जो कछवा वंश थे, महाराणा कुंभा का जब समय आया, चरमोत्कर्ष पे महाराणा कुंभा का समयकाल था, यानी कि 1433 से 1468। उस समय जो ढूंढाड़ राज्य था ये महाराणा कुंभा के अधीन आ गया, ठीक है। ये सामंत हो गए। कौन सा राजवंश? ढूंढाड़ का कछवा राजवंश गुहिल वंशीय शासकों का क्या बन गए? सामंत बन गए। आपको पता है कुंभा के बाद राजा बने रायमल, और रायमल के बाद राजा बने महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा जब शासक बने तो यहां के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज, ठीक है। पृथ्वीराज का विवाह हुआ बीकानेर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था बालाबाई। बालाबाई के साथ पृथ्वीराज का विवाह हुआ, और बीकानेर की जो राजकुमारी बालाबाई थी, इसके पिता का नाम था लूणकर्ण, जिसे हम कलयुग का कर्ण कहते हैं। लूणकर्ण की पुत्री बालाबाई के साथ पृथ्वीराज का विवाह हुआ, और बालाबाई के साथ विवाह इस शर्त पर हुआ कि बालाबाई का जो पुत्र होगा वही क्या बनेगा? आमेर राज्य का अधिकारी बनेगा। तो पूर्णमल को पृथ्वीराज ने क्या कर दिया? अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन उनके 12 बेटे थे। अब और बेटे नाराज ना हो, इसलिए इन्होंने जो राज्य था उसे 12 कोटड़ियों में विभक्त कर दिया। 12 कोटड़ी, 12 भागों में विभक्त कर दिया, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? 12 कोटड़ी। तो किस शासक ने, आमेर के किस शासक ने अपने राज्य को 12 कोटड़ियों में विभक्त किया, यानी कि 12 भागों में विभक्त किया? वो शासक था पृथ्वीराज। आपको पता है महाराणा सांगा ने एक भयंकर युद्ध लड़ा था जिसका नाम था खानवा का युद्ध। उस खानवा के युद्ध में आमेर राजवंश की ओर से भाग लिया था पृथ्वीराज ने, और पृथ्वीराज उस युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था बच्चों। वीरगति पृथ्वीराज ने क्या पाई? वीरगति। अतः शासक कौन बन गया? पूर्णमल। लेकिन इसके भी तो बड़े भाई थे, थोड़ा सा मैं यहां पे बताता हूं आपको। जो पूर्णमल है, ये जो पृथ्वीराज है, इस पृथ्वीराज के टोटल बेटे तो कितने थे? 12 थे। लेकिन उनमें मैं महत्वपूर्ण बेटों को बता रहा हूं आपको। सबसे बड़ा बेटा था भीमदेव, दूसरा बेटा था पूर्णमल, इसके साथ एक बेटा और था जिसका नाम था शांगा, और एक बेटा था भारमल या बिहारीमल,
ठीक है बच्चों। अब राजा कौन बन गया? पूर्णमल। 1527 में राजा बन गया, 34 तक राजा रहा। 1534 में पूर्णमल को भीमदेव ने परास्त कर दिया और इसकी हत्या कर दी। पूर्णमल मारा गया। इसका एक बेटा था जिसका नाम था सूजामल। क्या नाम था? सूजामल। सूजामल किसके पास चला गया? भारमल के पास चला गया। ठीक है। अब राजा कौन बन गया? भीमदेव। 1534 से 1542 तक भीमदेव ने शासन किया। ठीक है। भीमदेव के बाद इसके दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था रतन सिंह और छोटे बेटे का नाम था बच्चों आस्करण। तो शासक कौन बन गया? रतन सिंह। 1542 से 47 के आसपास तक ये रतन सिंह शासक रहा था। रतन सिंह के समय शेरशाह सूरी का अभियान हुआ और इसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। शेरशाह की क्या कर ली बच्चों? शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? रतन सिंह ने। इस बात का लाभ उठाया सांगा ने, और सांगा ने मौजमाबाद जो गांव है, मौजमाबाद, उसके पास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और उसे अपने नाम से सांगानेर के रूप में बसाया। तो सांगानेर किसने बसाया? इस सांगा ने बसाया। भारमल बहुत ही चतुर आदमी था। भारमल ने सोचा कि जब सारे आपस में लड़ रहे हैं तो तू क्यों ना फायदा उठा ले। भारमल ने क्या किया? इस आस्करण को पकड़ा कि आस्करण तेरा भाई तो भोगविलासी है, सुर सुंदरियों में लीन रहता है, तो क्या कर, तू इसको मार दे, रतन सिंह को मार दे, इसकी हत्या कर दे। अगर तू इसकी हत्या कर देगा तो मैं तुझे राजा बना दूंगा। ठीक है। तो आस्करण को लालच दिया भारमल ने और आस्करण ने अपने भाई रतन सिंह की हत्या कर दी। अच्छा ध्यान रखना, आस्करण ने रतन सिंह की हत्या कर दी और आस्करण राजा बन बैठा। लेकिन तुरंत भारमल ने क्या कहा कि देखो भाई का हत्यारा ही शासन कर रहा है, और भारमल ने आस्करण को पदच्युत कर दिया, गद्दी से हटा दिया। आपको पता होना चाहिए, जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। यानी कि जब आपस में विश्वास की स्थिति नहीं रहेगी तो दूसरा तो कब्जा करेगा ना। ठीक है। तो इस बात का लाभ उठाया, दोनों भाइयों में आपस में फूट डलवाई भारमल ने, और कब्जा किसने कर लिया? भारमल ने। भारमल ने जैसे ही कब्जा किया, आस्करण भाग के चला गया आपके कहां पे? नागौर। और नागौर में हाजी खां पठान, हाजी खां पठान ये शासन कर रहा था। इसको खींच के लाया भारमल की ओर। कौन? आस्करण भारमल की ओर खींच के लाया। भारमल ने हाजी खां को पैसे दे दिए, अपनी ओर मिला लिया। आस्करण को बाद में नरवर का छोटा सा एक क्षेत्र दिया। नरवर यानी कि ग्वालियर का एक छोटा सा क्षेत्र देके भारमल ने अपनी जान छुड़ा ली। ठीक है। इस तरह से आमेर राज्य की जो शुरुआत हमने दूल्हे राय से पढ़ी, उसमें भारमल जैसे चतुर व्यक्ति का प्रवेश हुआ। और इस चतुर व्यक्ति ने क्या किया? एक नई पॉलिसी स्टार्ट कर दी। राजपूतों में ऐसी कोई नीति नहीं होती थी, और लेकिन भारमल ने ऐसी नीति को स्टार्ट किया। और 1556 में जैसे ही अकबर का भारत पर कब्जा हुआ, ये तुरंत वहां पे अकबर से मिलने पहुंच जाता है। अकबर से मिलने पहुंच जाता है। उस समय अकबर का एक हाथी बिछड़ चुका था, उस हाथी को इसने रोका। अकबर पर इसका क्या बन गया? प्रभाव बन गया। और अकबर ने इसे एक उपाधि दी, इसका नाम था अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा की उपाधि दी इसको। ठीक है। तो अकबर पर एक प्रभाव तो इसका स्थापित हो चुका था, लेकिन अकबर की अधीनता इसने तब भी स्वीकार नहीं की थी। ध्यान रखना, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं हुई थी, क्योंकि अकबर के उस समय राजपूतों के प्रति कोई पॉलिसी शुरू हुई नहीं थी। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि पूर्णमल का एक बेटा हुआ था सूजामल। देखो इधर रतन सिंह मारा गया, आस्करण भी मारा गया, आस्करण तो सॉरी नरवर का शासक बन गया। अब सूजामल जो है वो भारमल के साथ था, और भारमल ने इसको वचन दिया था कि भाई तेरा पिता पूर्णमल पहले राजा हुआ करता था, तो वास्तविक उत्तराधिकारी तू है, तो मेरे राजा बनने के बाद मैं तुझे क्या बनाऊंगा? अपना युवराज बनाऊंगा। लेकिन भारमल ने युवराज किसको घोषित किया? अपने बेटे भगवान दास को। जैसे ही भगवान दास को युवराज घोषित किया, सूजामल नाराज हो गया, और नाराज होकर के कहां चला गया? नाराज होकर बच्चों ये चला गया अकबर के मेवात के सूबेदार सरफुद्दीन के पास। सूजामल कहां पहुंच गया? सरफुद्दीन के पास। सरफुद्दीन कहां का सूबेदार था? मेवात का सूबेदार। ये वैसे अकबर का बहनोई लगता था सरफुद्दीन, और इसके माध्यम से भारमल का जो आमिर था उस पर कब्जा कर लेते हैं सूजामल और सरफुद्दीन। लेकिन भारमल मैंने बताया आपको बहुत चतुर आदमी था, अकबर से तो पहले ही संबंध स्थापित हो चुके थे। साथ में इसका एक मित्र था जिसका नाम था चगताई खां। चगताई खां की मदद से जब अकबर जियारत के लिए जा रहा था अजमेर, तो 20 जनवरी 1562 को इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। कहां पर दोस्तों? सांभर में।
कहां पे अधीनता स्वीकार की? सांभर में। और जैसे ही वो जियारत करके लौट के आया, कहीं अकबर अपनी बात से मुकर ना जाए और कहीं राजनीति करने लगे, इसलिए उसने अपनी पुत्री जोधाबाई या हरखाबाई या रखाबाई, ठीक है, या योद्धाबाई, कई नाम मिल जाते हैं बेटा इसके, योद्धाबाई, इसका विवाह जो है ये आपके 6 फरवरी 1562 को कर दिया। किसके साथ? अकबर के साथ। कहां पे किया? सांभर में किया। इस तरह से इसने, भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी कि अब दोबारा मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, ये पूरा किस्सा आपके दिमाग में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं यहां पे बताता हूं कि जैसे ही पृथ्वीराज किस युद्ध में मरा? खानवा के युद्ध में मरा, तो उसके बाद राज्य मिला पूर्णमल को, लेकिन पूर्णमल को उसके बड़े भाई भीमदेव ने पराजित कर दिया। अतः सूजामल उत्तराधिकारी बन गया, इधर भीमदेव राजा बन गया। भीमदेव के 2 बेटे थे, रतन सिंह और आस्करण। रतन सिंह भोग विलासी था, इसलिए उसके छोटे भाई आस्करण ने रतन सिंह को मार दिया। रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। आस्करण ने जैसे ही उसको मारा, भारमल ने आस्करण को अपदस्थ कर दिया और भारमल शासक बन गया। भारमल जैसे ही शासक बना, आस्करण हाजी का पठान के पास पहुंच गया, नागौर के, और हाजी का पठान ने क्या किया? इस पर आक्रमण किया, लेकिन भारमल ने उसे धन देकर अपनी ओर मिला लिया। आस्करण को नरवर का क्षेत्र दे दिया, आस्करण संतुष्ट हो गया। नया विवाद उपजा सूजामल के नाम से, क्योंकि देखो सांगा की तो डेथ हो गई थी, सांगा पहले ही मर गया था, इसलिए सांगा तो अब उत्तराधिकार के लिए लड़ाई करेगा ही नहीं। बचा कौन? सूजामल। सूजामल ने कहा भारमल से कि भाई मुझे अपना युवराज बनाओ, लेकिन भारमल ने भगवान दास अपने बेटे को युवराज बनाया। सूजामल नाराज होकर कहां आ गया? मेवात के सूबेदार सरफुद्दीन के पास। ये अकबर का जमाई भी था, अकबर का बहनोई था, ठीक है। सरफुद्दीन और सूजामल ने मिलकर के भारमल से आमेर जीत लिया। आमेर जीतने के बाद ये दोनों सरफुद्दीन और सूजामल, ठीक है, इन्होंने कब्जा कर लिया। तो भारमल ने दिमाग लगाया, भारमल ने सोचा कि अब तो तेरा राज्य गया, कैसे आए? तो इसने क्या किया कि अगर अकबर से सीधे कांटेक्ट हो जाए। अकबर कहां जा रहा था? जियारत के लिए। मिला अपने दोस्त चगताई खां की मदद से। कहां मिला? सांभर में। कब मिला? 20 जनवरी 1562 को। और जब वो वापस लौट रहा था, तो इसने सोचा कि कहीं अकबर जो है वो राजनीति ना करने लगे, बेटी का ब्याह कर दिया। हरखाबाई का, जोधाबाई का, रखाबाई का, योद्धाबाई का, ये सारे एक ही जो है लड़की, उसके नाम है, कई नाम मिल जाते हैं इतिहास में। योद्धाबाई, हरखाबाई, रखाबाई, जोधाबाई, इसी को बाद में मरियम उज्जमानी के नाम से जाना गया। सलीम का जन्म इसी रानी से हुआ था। 6 फरवरी 1562 को सांभर में अपनी पुत्री का विवाह भारमल ने कर दिया। अब यहां से हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, अगली जो वीडियो बनाएंगे, वो भारमल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि भारमल ने किस प्रकार से शासन किया और उसके बाद किस तरह का ये रहा। चलिए, तो ये मेरा रहा इंट्रो इस टॉपिक से संबंधित, ढूंढाड़ के कछवा वंश से संबंधित। ढूंढाड़ के कछवा वंश की स्थापना नरवर के शासक क्या नाम था? सोढ़ा सिंह का पुत्र था, जिसका नाम था दूल्हे राय या तेजकरण, उसने की ढूंढाड़ राज्य की स्थापना। उसमें ढूंढाड़ के कछवा वंश की स्थापना की। दौसा उसकी प्रारंभिक राजधानी थी। द्वितीय राजधानी उसकी जमवा रामगढ़ थी। द्वितीय राजधानी कौन सी थी? जमवा रामगढ़। आमेर को राजधानी किसने बनाया? कोकिल देव ने। आमेर के कछवा वंश का संस्थापक कौन था? कोकिल देव। आमेर को राजधानी किसने बनाया? कोकिल देव ने। अच्छा, अब आपसे पूछे कि कछवा वंश कौन से वंशी था? सूर्यवंशी था। कछवा वंश की जो कुल देवी थी वो कौन थी? जमुवाय माता थी। कछवा वंश का झंडा पचरंगा झंडा। आज भी जयगढ़ के किले पर, कभी जयगढ़ जाओ तो वहां देखना पचरंगा झंडा टंगा हुआ है, जिसमें पीला, हरा, नीला और आपके काला और लाल, ये 5 रंगों को उसमें जगह दी गई है, ठीक है। और बीच में जो है वो सूर्य की आकृति होती थी। धर्म स्ततो यतो धर्म स्ततो जय, यानी कि जहां धर्म है उसी की जय होती है, ऐसा इनका आधार वाक्य था, या मैं कह सकता हूं इनका जो है टैग था, ठीक है। अच्छा बच्चों, कछवा वंश में इतना ही। उसके बाद मैं आगे अगली वीडियो के माध्यम से इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। पार्ट 1 आज मैं पूरा कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।